देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के केंद्र के फैसले पर आपत्ति जताई और पूछा कि सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के 3 दिन के बाद ही ये फैसला कैसे ले लिया गया। असल में आमतौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस तो देना होता है। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रशांत भूषण को ये संदेह था कि क्या अरुण गोयल ने नोटिस दिया था और तब उन्होंने अदालत से रिकॉर्ड मांगने का अनुरोध किया। भूषण ने नई नियुक्ति को कोर्ट के संज्ञान में लाया, कहा कि अरुण गोयल की नई नियुक्ति उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर की गई है। भूषण ने विस्तार से कहा कि चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए सभी लोग सेवानिवृत्त लोग हैं, लेकिन वे सरकार में सिटिंग सेक्रेटरी थे। गुरुवार से इस अदालत ने मामले की सुनवाई की और शुक्रवार को गोयल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई। उनकी नियुक्ति का आदेश शनिवार रविवार को जारी किया गया और सोमवार से उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। भूषण ने गोयल को नियुक्त करने की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यायमूर्ति जोसेफ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि जब अदालत में संबंधित मामले पर सुनवाई चल रही है तो नियुक्ति होना सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमने पिछले गुरुवार को मामले की सुनवाई की। हम चाहते हैं कि आप इस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइलें पेश करें। अगर आप सही हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने कहा है कि हम जानना चाहेंगे, यह आंखें खोलने वाला मामला हो सकता है। बेंच के सदस्यों में से एक जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि जजों की नियुक्ति की व्यवस्था भी समय समय पर बदलती रही है। एक समय था जब मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक वकील को बेंच में नियुक्त किया जाता था, लेकिन उस प्रणाली को लेकर बाद के वक्त में सवाल खड़ा हुआ। फिर अदालत एक नई निष्पक्ष और खुली कॉलेजियम प्रणाली लेकर आई, लेकिन चुनाव आयुक्त के मामले में 70 साल से भी अधिक समय से पुराने तंत्र का ही पालन किया जा रहा है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिस्टम सही नहीं है, हम ट्रिगर पॉइंट का इंतजार नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि शिकायतों से बचने के लिए सिस्टम को पारदर्शी होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिवंगत टीएन शेषन जैसा कोई व्यक्ति नियुक्त हो। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम बनाने की। इस विषय पर हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने उठाना चाहते हैं। हमारे प्रश्न है कि क्या चुनाव आयोग में नियुक्ति तंत्र में बदलाव का सही समय आ गया है? क्या बहुत लंबा इंतजार कर लिया देश की जनता ने और ये सही समय आ गया है? क्या कॉलेजियम सिस्टम के आ जाने से चुनाव आयोग की पारदर्शिता, जिसे लेकर ये सारा बवाल हो रहा है, ये सुनिश्चित हो जाएगी? 70 सालों में चुनाव आयोग के लिए कानून न बन पाना क्या देश की लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर कोई कार्रवाई करने से परहेज किया? क्या चुनाव आयोग पर राजनीतिक दलों और सरकारों के प्रभाव से आप इनकार करते हैं? क्या देश को टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है? क्या विरोधी दलों द्वारा निष्पक्ष चुनाव पर संदेह जताना आयोग का अपमान है? आयोग की गरिमा पर सवाल उठाना है? क्या आयोग 7 दशक में चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगा सका है? क्योंकि यही एक बड़ी भूमिका जो बार बार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती रही है। क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर आयोग नकेल कस सका है? ये भी एक बड़ा सवाल समय समय पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ा सामने आता रहता है। और 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग के पर सवाल खड़े किए गए, ये मामला काफी गंभीर था और बाद में रफा दफा किस तरह से हो गया, ये सभी के सामने इसके उदाहरण मौजूद हैं। तो इन सवालों के जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के विशेष पैनल की मदद से। हमारे साथ पैनल पर जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, द प्रिंसिपल के मैनेजिंग एडिटर हैं अजय शुक्ला जी और लीगल एक्सपर्ट रीटा कोहली थोड़ी देर में जुड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका स्ट्रेट टॉक में। और सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी आना अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है कि देश का जो लोकतंत्र है वो अभी मजबूत है और अगर न्यायपालिका ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर ले तो देश की जनता को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी नजर में इस पूरे प्रकरण पर पहली प्रतिक्रिया?
देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह की सिचुएशन हो गई है चुनाव आयोग को लेकर के, और चंद सालों के दौरान जो स्थिति हुई है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और यदि आप देखिए कि सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त एस कुमार सेन साहब, तो एस के सेन साहब के समय से यदि आप जोड़ेंगे अब तक, तो जितने चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, 2 दर्जन हो गए, और 2 दर्जन में आपको कितने लोगों के नाम याद हैं? उस स्थिति में आपको चंद नाम ही आएंगे यदि आएंगे जी। सेशन के समय में यह पता चला कि चुनाव आयोग जैसी भी कोई संस्था है जो सरकार को आईना दिखा सकती है। 10वें चुनाव आयुक्त थे, वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जी। तो आप सोचिए 10वें में आके आपको याद आता है, लेकिन एक चीज समझिए, 10वें तक हो या 2010 तक की बात कर ले, 12 तक की बात कर ले, कोई विवाद नहीं था। विवाद पहली बार जो हल्का सा जो उठा था वो भी सजेशन के तौर पे उठा था 2012 में। लाल कृष्ण आडवाणी जब नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने सदन में एक चीज ये कही थी कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम से होनी चाहिए। इसको लेकर के जो है पूरा एक बनना चाहिए, जिसमें पूरी कमेटी होनी चाहिए, जिसमें नेता अपोजिशन जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का होना चाहिए जी। उन्होंने जो 4 सदस्यों की बात की थी, एक प्रधानमंत्री हो, एक लॉ मिनिस्टर हो, प्लस 2 ये हो, तो बराबर बराबर की स्थिति उन्होंने रखी थी कि जिससे निष्पक्षता बनी रहे। डीएम के तत्कालीन नेता करुणानिधि ने भी इसका समर्थन किया था। ये रिपोर्ट सदन के अंदर मौजूद है, ये सजेशंस जो दिए गए जी। लेकिन उसके बाद सरकार चेंज हुई, और सरकार चेंज होने के बाद में आप समझिए कि जो स्थिति है जी कि बीवी टंडन के बाद में जो चुनाव आयुक्त आए, उनको लेके सवाल उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद किसी के लिए कोई ये नहीं कहा जा सका कि इन्होंने ये डिसीजन गलत ले लिया, सरकार के मुताबिक डेट ले ली और सब कुछ हो गया। और उसके बाद में स्थिति ये हुई, वीएस जो संपत थे, उनके बाद में जितने जो चुनाव आयुक्त थे, सबका अपना अपना एक कार्यकाल रहा जी। 2014 के बाद यानी 2015 में जो पहला कार्यकाल जब से शुरू होता है, उसके बाद तो आप देखिए किसी का कार्यकाल 3 साल नहीं हो सका, और स्थिति ये हुई कि तमाम सारे लोग तो चंद दिनों में ही रिटायर हो गए, चंद महीने में रिटायर जी। तो ऐसी स्थिति एक तो की गई, दूसरी ये की गई कि किस तरीके से उनके काम में हस्तक्षेप होने लगे। आप देखिए, सत्तारूढ़ दल के आईटी सेल जो तारीखों का ऐलान करके अपने यहाँ ट्वीट कर देते हैं, उसी के कुछ घंटे बाद में चुनाव आयोग बैठ के वही तारीखें डिसाइड कर देता है। मतलब सरकार से पूछ के वो डिसाइड कर दे रहा है, ये तो नहीं हुआ था 1950 में से लेकर के। और यदि आप 2012 तक की स्थिति देखेंगे तो ऐसी तो स्थिति नहीं हुई थी बिल्कुल। उसके बाद आप सोचिए ना, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ही तभी संस्थाओं की ये स्थिति है। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए जी रुकते हैं यहाँ पर अजय जी, और हमारे साथ रीटा कोहली सीनियर एडवोकेट भी जुड़ गई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे विषय पर। हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप कृपया स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बने, अपनी बात रखिए, और कोई सवाल है तो जरूर उठाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की एक तीखी टिप्पणी भी आई सरकार के कामकाज को लेकर, उसी पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रीटा कोहली सीनियर एडवोकेट जुड़ चुकी हैं। रीटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए आना कहीं ना कहीं एक आशा जो है पैदा करता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है उसका निर्वहन तो कम से कम हो रहा है। और आप इस पूरे जो सुनवाई है उसको आपका अंदाज, आपका आकलन क्या कहता है कि क्या कुछ ठोस निकल कर आ पाएगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, जब कोर्ट किसी चीज का संज्ञान लेती है और अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर कोई केस सुन रहा है तो ये तो क्लियर है कि वो अब इस पे कोई ना कोई डिसीजन करेंगे और इसको फाइनलिटी पे लेके आएंगे। क्योंकि चाहे तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना शायद इस पे किसी ने कभी इतना गौर ही नहीं किया कि एक प्रोसेस सेटअप होना चाहिए। काम चलता रहा, सारी सरकारें आई और काम हर एक सरकार अपने अपने हिसाब से करती रही और हर एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट ये चाहती है कि उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से काम हो। बट बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो अभी भी हमने पहले भी पहले उन्होंने कहा कि टीएन शेषन जी के नाम के टाइम से हमने सुनना शुरू किया कि यस, इन द कंट्री देयर एग्जिस्ट समथिंग लाइक चीफ इलेक्शन कमीशन। आई थिंक उसी पर हम देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एजेंसीज भी इवॉल्व होती हैं। इट्स इंस्टीट्यूशन में और डेमोक्रेसी इज एन एवोल्यूशन प्रोसेस। 1925 में लोगों की सोच वो नहीं थी जो आज हमारी है और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो शायद ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट को सौंपी गई थी कि आप इस पे लॉ बना देंगे विद ऑल गुड फेथ। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 70 साल तक कभी इस पे कोई लॉ बनेगा ही नहीं और लोग सिर्फ काम चलाते जाएंगे। बट नाउ द टाइम हैज कम, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी को, डेमोक्रेसी में उसका मायने बदल गए हैं। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि नोटा जैसी ऑप्शन भी कभी कोई पब्लिक या सिटीजन्स डिमांड करेंगे, तो वो भी हुआ। तो आई थिंक हम एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में हैं। ये सारा एवोल्यूशन प्रोसेस है। फॉर दैट मैटर, जैसे अब आज हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक किसी ने ईडी को नहीं सुना था, जबकि ईडी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और अब आजकल उसकी ही इतनी बड़ी अहमियत हो गई कि शायद उनका पद लगता है सीबीआई से भी लोग ज्यादा उनसे डरने लगे। सो आई थिंक जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस। लेट्स नॉट बी क्रिटिकल ऑफ पुरानी सरकारों ने भी अच्छा किया या बुरा। एवोल्यूशन हाँ जो स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस नहीं चल सकती, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन होना इटसेल्फ इज अ गुड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। और कोर्ट ने भी जो जो टिप्पणियां करी हैं उसमें गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि जो सरकार ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की डिमार्केशन बहुत जरूरी है, वो भी डेमोक्रेसी का उतना ही इंपॉर्टेंट अंग है। हम ये ना सोचें सॉरी कि जुडिशरी के बिना एग्जीक्यूटिव सब कुछ ही गलत करता है। आई थिंक हमें सब पे फेथ होना चाहिए, बट कहीं कहीं कंट्री में और वर्किंग में उसका एक होना बहुत जरूरी है। लेकिन यही फेथ तो डगमगा रहा है, जनता का फेथ डगमगा रहा है, ऑपोजिशन का तो डगमगाता ही है। सरकार का जो भी कार्यशैली है, विपक्ष को वो कहते हैं विपक्ष मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो बात करते हैं, तो एक फेथ जो जुडिशरी पर है, ये समय के साथ शायद इसमें थोड़ी सी सेंध ज़रूर लगी है। मैं कहने में हिचकिचाऊंगी नहीं कि सेंध लगी है, और इसीलिए जुडिशरी से जब इस तरह की सख्त टिप्पणी आती है तो लोग ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। अजय शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक सवाल के साथ हूं कि मेरा अपना मानना है। आप मुझे एक बात बताएं कि 2012-13 के पहले चाहे जिसकी सरकारें रही, क्या आपने कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर, जस्टिसेस पर यह सुना है कि वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं?
कभी सुना है, ना जनता की तरफ से सुना होगा, ना अपोजिशन की तरफ से सुना जी। आपने चुनाव आयोग के लिए भी, टीएन शेषन 10वें चुनाव आयोग थे। आज सोचिए 1950 में लागू हुआ, टीएन शेषन 10वें थे और आज 25 हो चुके हैं। और 25 होने के बाद सिर्फ मतलब 8 साल में 15 हो गए, सॉरी मतलब टीएन शेषन के बाद में 15 हो गए। और सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी का शासन काल आने के बाद में लगातार 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 2 साल में बदल जा रहे हैं। बिल्कुल। उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। और आज क्या चुनाव आयोग को चुनाव आयोग माना जाता है? आप निजी तौर पे बात करें, किसी से तो आदमी कहता है अरे चुनाव आयोग तो वो तो जो सरकार मोदी चाहेंगे वही करेगा। तो आज ये बात कह देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले में भी यही बात कही जाती है। तो आज स्थिति, आज आप यदि याद करिए विनोद कुमार राय जो कैग थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर जो कहना था कहा, बोला, हालांकि वो सब गलत साबित हुए अदालतों में जी। बावजूद इसके आप देखिए क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हटाया? नहीं हटाया, वो ऐसे ही रखा। उसके अलावा आप देख लीजिए सीबीसी का बड़ा डर होता था और हम सुना करते थे सीबीसी ने ये एक्शन, सीबीसी। आप सीबीसी का नाम मुझे दिखा दें कि कहीं कोई सुनाई देता हो। तो सीबीआई का इतना वो होता था, लेकिन सीबीआई का आप ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं विवादित बहुत बड़ा रोल रहा है। एक विवाद जो है 1977 में जरूर इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के समय में हुआ था, उसके बाद में एक आध और आए, लेकिन कोई बड़े विवाद नहीं हुए। ये नहीं कहा जा सकता है। एक समय विवाद ये आया तो वही आया जब कांग्रेस के भी लोग कह रहे थे और विपक्ष के भी लोग कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, सीबीआई को तोता कहा था। तो आज आप वो दिन याद करिए जी। उस समय जिस तरीके से जो उचित कार्रवाई थी वो हुई, लेकिन उसके बाद आज तो ये स्थिति है, तब तो तोता कहा जाता था। आज उन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें गुलाम कहा जाता है। मैडम ने ईडी की बात की, आप देखिए ईडी का एक्ट जो है उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद में किस तरीके से उसे बदल करके और एक ऐसी संस्था बनाने की कोशिश की गई कि हम जिसको चाहें, असंवैधानिक रूप से जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमें आकर के बगैर किसी आरोप बताए हुए, बगैर कोई हमें एफआईआर दिए हुए, सब कुछ हुए हमें गिरफ्तार करे और ले जाए, चाहे जितनी बार पूछताछ करे, कुछ करे, वो उसका अधिकार है। वो बगैर किसी उसके हमारी संपत्तियों को भी जब्त कर ले, बाद में वो बताता रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और ये उस संस्था का है जिसका कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस हालत में जब संवैधानिक संस्थाएं आ गई हो, आरटीआई को लेके आप सवाल सुना करते थे जी। और किस तरीके से जो आरटीआई का कमीशन था उसको लेके एक डर होता था, और स्थिति ये है आज वो सब गायब है। तो सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर दी गई, या उन्हें इतना पंगु बना दिया गया, या उसमें एक विचारधारा के लोगों को मनमानी तरीके से थोप दिया गया। निश्चित रूप से मैं समझता हूं सिर्फ चुनाव आयोग को नहीं, हर संस्था के मामले में यह हमें करना पड़ेगा कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं का विश्वास बना रहे। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, एमएस गिल साहब भी बहुत अच्छे चुनाव आयुक्त थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग। तो आप उन सबको यदि देखेंगे तो वो एक था कि हाँ चुनाव आयोग जी, लेकिन उसका शोर जो शुरू हुआ वो सेशन साहब से शुरू हुआ, और निश्चित रूप से वो होना चाहिए कि वो किसी पर भी सवाल भी कर सके, कार्रवाई भी कर सके और करता दिखाई दे। न्याय
होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता दिखना भी चाहिए, जो कि हम पहले भी बातचीत में जो हमें जैसे रीटा जी ने भी बोला कि न्याय दिखना भी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे और लौटेंगे तो रीटा जी से समझेंगे एक और सवाल का उत्तर। और दर्शकों से अनुरोध कि आप कृपया फोन नंबर मिलाने में हिचकिचाइए नहीं, और अपनी बात या सवाल या फिर कोई जानकारी रखना चाहते हैं कार्यक्रम के दौरान तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज बात हो रही है भारत के चुनाव आयोग को लेकर, इसमें होने वाली नियुक्ति को लेकर। और एक बड़ा सवाल ये कि अरुण गोयल जिनकी 3 दिनों के भीतर नियुक्ति और काम उनका आरंभ हो गया, क्या उनकी नियुक्ति जो है वो रोक दी जाएगी या फिर किसी तरह की इसमें बाधा आएगी? ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जरूर आभास इसका होता है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं। रीटा जी, आपने अजय शुक्ला की बात सुनी और पहले भी चर्चा के दौरान ये कहा गया कि कम से कम 6 सालों का कार्यकाल तो दीजिए काम करने के लिए, और ये बहुत एक मूल जो बात है ये मानी जा रही है कि 6 साल का कार्यकाल मिल जाएगा तो शायद चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है वो पूरी हो सकेगी। लेकिन 6 सालों में अगर कोई पहले से ही व्यक्ति किसी विचारधारा से प्रभावित है, किसी का जो उस पर प्रभुत्व है, तो वो 6 सालों में उस संस्था को और ज़्यादा कमज़ोर नहीं कर देगा? ये आम लोगों को मुझे लगता है कि शायद इस बात का संदेह रहेगा। देखिए, जो आपने बात करी कि विचारधारा, अब ह्यूमन बीइंग हम सब की जो यहाँ भी बैठे हैं, हमारी कोई ना कोई विचारधारा है। कोई एंटी गवर्नमेंट होगा, कोई प्रो गवर्नमेंट होगा, कोई किसी चीज पे क्रिटिकल होगा। वो एक हमारी पर्सनल ओपिनियन है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं तो शायद हमें वो सारे अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड पर्सनल ओपिनियंस दरकिनार करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी से निभाना होता है। और यही सबकी एक्सपेक्टेशन होती है जब आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद दिया जाता है। हमने बार बार श्री टी.एन. शेषन जी का जिक्र किया। ये नहीं उन्हें कुछ सीईसी की कोई अलग प्लेटफॉर्म मिला था, वो इनका अपना एक किरदार, उनकी एक पर्सनालिटी, उनका अपना एक व्यक्तित्व था। आज में हम सबके अपने पर्सनालिटीज कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब हम चाहे उनकी बात करें जो अब नई नियुक्ति सरकार ने करी है मिस्टर गोयल की, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी अपनी जिम्मेदारी टुवर्ड्स हिज रिस्पांसिबिलिटी एंड हिज जॉब, उसका कमिटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हमारा डिग्रेडेशन ऑफ पर्सनालिटी हो रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, तो वो चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, उसमें वो डिग्रेडेशन आना स्वाभाविक है। यहाँ पे ये कहना कि कौन सही कर पाएगा या नहीं, मुझे लगता है यस, नियुक्ति में उन्होंने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखना है, बट बहुत तक एक पर्सनल पर्सनालिटी पे, अपने व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कितनी सीरियसली लें। बिल्कुल चाहिए 6 साल का कार्यकाल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए आती तो उनको ये फियर रहना चाहिए। जब तक डेमोक्रेसी में ये डर नहीं होगा कि एक वॉचडॉग है, ये हर एक इंस्टीट्यूशन को वॉचडॉग चाहिए, और शायद यहाँ इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम तो दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। और वो बात की जो प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर सके, जो एंटायर कहीं पे कोई क्वेश्चनिंग कर सके, वो एक किरदार बड़ा होना चाहिए, वो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास बड़ा होना चाहिए। हमने देखा है, अगर हम आज देखें तो इलेक्शन में कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो यहीं से किसी ने उसको स्टार्ट क्वेश्चन करना शुरू किया कि आज कोई इलेक्शन होता है, हर कोई एक एक पैसे का हिसाब लिखता है, क्योंकि उनको लगता है हमारी जवाबदेही है। तो ये सारे ही इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हो रहे हैं, दे आर ऑल इन प्रोसेस, बट यस, क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आपने ये नियुक्ति कैसे कर दी जी, सरकार को जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल।
अजय शुक्ला जी, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि प्रधानमंत्री को भी क्वेश्चन करने वाला ऐसा चुनाव आयुक्त हो, इसकी नियुक्ति होनी चाहिए ऐसे, तो ये जब स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा, खासकर उस सरकार के खिलाफ जिस पर यह आरोप लगते रहे कि तमाम संस्थानों को कमजोर करती रही, लोकतंत्र की जो मूल भावना है उस पर ही बार बार प्रहार करती रही है ये केंद्र सरकार। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रधानमंत्री को कोट करके ये कहना कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आरोप लगे तो उस पर कार्रवाई करने लायक कोई नियुक्ति हो, इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें क्यों नहीं होना चाहिए। आप हिंदुस्तान के ही इतिहास में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर के जो पूरी चीजें की थी, और आप याद करिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने सिन्हा साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा था इंदिरा जी हमारी कोर्ट में यदि आएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी तो बिल्कुल एक सामान्य उसकी तरह से आएंगी, वो प्रधानमंत्री का है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी। देखिए, याद करिए, क्या उसके बाद कभी किसी ने ऐसा किया है? नहीं किया है। इसके अलावा आज तो जो जो चीजों को लेकर के इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त किया गया था, आज यदि आप देखिए प्रधानमंत्री रोज उससे कई 100 गुना अधिक चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री सारे चुनाव प्रचार सरकारी धन से कर रहे हैं, तो आप कहां से कह सकेंगे, और सारी सरकारी सुख सुविधाओं के साथ कर रहे हैं। तब इंदिरा गांधी का एक यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, शुक्ला जी माफ कीजिएगा रोक रही हूँ आपको, लेकिन अभी हाल ही में जो रोजगार मेले के जरिए जो 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए, और उसमें भी जो एक वक्तव्य प्रधानमंत्री की तरफ से आया कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो इस तरह के जो उद्देश्य है उनको पाने में आसानी रहती है, तो मुझे लगता है कि जो सरकार का कर्तव्य है और उसके दौरान जो संबोधन दिया प्रधानमंत्री ने, और उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, यह दर्शाता है कि जो ध्येय है केंद्र सरकार का वो चुनाव पर ज्यादा है। आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखिए। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि उनके समय में तो सिर्फ तीन पॉइंट थे जिस पर चुनाव कैंसिल किया गया था, कि इंदिरा जी के जो ओएसडी थे उन्होंने जो रिजाइन किया था, रिजाइन हो चुका था, वो एक्सेप्ट होने में जो बाबुओं का काम होता है उसमें डिले हुआ था, इस कारण से उसे वो माना गया कि आपने सरकारी व्यक्ति का इस्तेमाल किया। जो प्रधानमंत्री के यहाँ रैली हो रही थी उसमें इलेक्ट्रिक सिटी का सही व्यवस्था है कि कहीं उससे प्रधानमंत्री के लिए खतरा तो नहीं हो सकता है, उसको चेक करने के लिए सरकारी अधिकारी आए थे और उन्होंने उसको दुरुस्त कराया था, इस बात का आरोप। तो आप समझिए, और तीसरा था कि ग्राउंड को उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रेशर में जो है ले लिया। तो आप बताइए, आज तो सब कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर से, सरकारी प्लेन से जा रहे हैं, दूसरी चीजें जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी चुनाव चलते के दौरान वो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर, और तमाम वो चीजें भी बोल रहे हैं जो सांप्रदायिक है, दूसरी चीजें हैं। इसके बावजूद क्या चुनाव आयोग एक नोटिस देने की हिम्मत कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कोई कार्रवाई के लिए डायरेक्शन दे रहा है? नहीं। आज एक भी संवैधानिक संस्था, एक भी जांच एजेंसी, क्या प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर और दूसरे विमान को कभी चेक किया जा रहा है कि उससे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं क्या हो रहा है? नहीं। और ये सारे इस बात को संदेश देते हैं कि आज की डेट में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गुलाम की तरह से काम कर रही है, और जब ये कर रही हो तो उस स्थिति में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे सुषमा स्वराज रही हो, या लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उन्होंने चुनाव को सुधारों को लेकर के जो सजेशंस संसद के अंदर दिए और दूसरी संस्थाओं के सुधार के लिए दिए, आप उन्हीं पे अमल कर दीजिए, मत कीजिए किसी और का। वो भी आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि शायद आप निष्पक्ष नहीं रहना चाहते हैं। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात मैं करूंगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र का ही पूरा प्रकरण हुआ, सरकार वहां पर डिस्टर्ब की गई और शिंदे गुट टूटकर बीजेपी के साथ मिलकर वहां पर अभी तक वो शिंदे किस पार्टी के विधायक हैं, शिवसेना के हैं कि नहीं है, अभी इस पर ही तय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सरकार तो चल रही है।
तो सुप्रीम कोर्ट भी किस तरह से कार्रवाई करती है, अगर जो उसका भी अधिकार है या उसकी जो जिम्मेदारी है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह तो बना हुआ है। अजय शुक्ला। बिल्कुल, आप देखिए नेहा, मैं इसमें एक चीज कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पिछले जो है जो 5-7 साल से जो रही है वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय रही है। और मैंने तो उसका खुलकर मैं उसको करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने के तमाम जजेज ने ऐसे व्यवहार किया है, शायद वो प्रधानमंत्री के कोई अंडर में एक ऑफिसर हो और उस तरीके से वो बिहेव कर रहा हो। तो उस तरह की हमने पोजीशन देखी है। सिंधेवाला आपने केस दिया है, इसके अलावा भी और तमाम सारे केसेस हैं। आप देखिए जो सरकार से जुड़े हुए जर्नलिस्ट थे जिन पर कभी कोई केस हुआ तो रात रात में खोल करके कोर्ट और उसमें बेल दी गई। वहीं आप दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे कि जो लोग संदीप कप्पन हो, सिद्दीकी कप्पन हो या दूसरे लोग अल्ट न्यूज का वो हो, उन सबको फंसाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मतलब आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दे पाया है। और इस तरह की स्थिति है, नूपुर शर्मा पर खूब चिल्लाता है, नवीन जिंदल पर चिल्लाता है, लेकिन जब कार्रवाई की बारी आती है तो आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह स्थिति हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों की हो गई है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का पट्टा ओढ़ लेंगे तो शायद आप पर कोई संवैधानिक संस्था कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कुछ देर हो सकता है दिखावा हो जाए, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अंततः आप बिल्कुल पाक साफ अपने घर में बैठेंगे, चाहे आप रेप के विक्टिम मुलजिम हो या क्या कहते हैं आप किसी और के हो। और विक्टिम्स जो होंगे वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। तो ये स्थितियां हैं, तो ये आज के दौर की संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति है। तो शायद यही वजह है कि देखिए राहुल गांधी अपनी हर यात्रा के दौरान और अपने हर भाषण के दौरान संवैधानिक संस्थाओं की जो स्थिति हुई है उसको लेकर सवाल उठाते हैं। जी एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, और ब्रेक से लौटेंगे तो रीटा जी से अगला सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज बातचीत हो रही है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, रीटा कोहली जी के पास चलते हैं। रीटा कोहली जी, आपने सुना अजय शुक्ला को और अब तक जो हमने चर्चा की उसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक इस टिप्पणी का भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगी कि क्या ट्रिगर पॉइंट का इंतजार करना चाहिए और हमें नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जोसेफ है, जस्टिस जोसेफ, उन्होंने ये बात रखी है। तो ट्रिगर पॉइंट, उन्हें लगता है कि ट्रिगर पॉइंट का इंतजार नहीं करना चाहिए और शायद जितना असंतोष चुनाव आयोग के कार्य को लेकर हो रहा है इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी है और इसीलिए उन्होंने ट्रिगर पॉइंट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं आपके देने से पहले ये जरूर कि अभी तक शुक्ला जी ने लंबी बातचीत, बट उसमें कंटेंट से ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गई। हम ये ना भूलें कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई कर रहा है तो वो उसको पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक एजेंडा हो सकता है, बट ये ना कि किसी सरकार के टाइम नहीं हुआ और किसी के टाइम हो रहा है, शायद वो सही ना हो। और कुछ हद तक आई थिंक ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़ा कोई नहीं हो रहा या सब कोई छोटा हो गया, आई थिंक ये एक वक्त और मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर को एक लार्जर देन लाइफ का एक जो वो अवतार दे दिया है, उसके उनका औ इतना ज्यादा हो गया है कि शायद जो मैंने आपको पहले बात रखी थी कि कितने स्ट्रांग हैं, आपकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है एंड हाउ सीरियसली यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्टिस एन रे ने किसी वक्त जरूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लिया होगा। इन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन की बात करी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हम इन द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन वी नो व्हाट हैपेंड विद दैट जज हु टुक द करेज। सो ये कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ, एक सरकार के, मैं किसी भी पॉलिटिकल उस पे एस्टैब्लिशमेंट नहीं जा रही, ये कोई खड़ा होता है जब दूसरे उसे देखते हैं कि उसको ट्रैम्पल ओवर किया या उसके राइट्स को या उसे बिल्कुल साइड ट्रैक कर दिया गया, तो
लोगों के लिए रास्ता एक तरह से हम खुद बंद कर देते हैं जी। इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी मतलब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, ये सरकारों के बाद हर एक सरकार में ऐसा होता रहता है। आज अगर कोई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक ने ट्रांसपेरेंसी डिमांड करी है, आई थिंक लेट्स कलेक्टिवली रिस्पेक्ट दैट। मैंने पहले भी कहा इट्स अ पार्ट एवोल्यूशन प्रोसेस। हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चनिंग बढ़ रही है। लेट्स रिस्पेक्ट दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ सरकारें, हम सबको बढ़ना है। शायद कल को कभी कांग्रेस सरकार आएगी, वो फिर कुछ करेगी, तो शायद हमारी फेस सेविंग मुश्किल हो जाए। सो ये और जहां तक बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस की बात है, इन्होंने पीएमएलए की बात करी, ईडी की बात करी। पीएमएलए एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। वो क्या है, वो आज से 20 साल पहले कितने इस तरह के मुकदमे या जुर्म होते थे, हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हम अपने, क्योंकि मुझे भी 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में, हमने क्राइम को इवॉल्व होते देखा है। 30 साल पहले जो क्राइम थे, आज वो क्राइम नहीं, क्राइम्स इवॉल्व हुए, लॉ इवॉल्व हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हो रहे हैं। सो आई थिंक लेकिन इस इवॉल्व में यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि पहले आमतौर पर एक सुनने में आता था, अखबारों में सुर्खियां बनती थी कि हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया इस मसले का, सुप्रीम कोर्ट के जज ने संज्ञान ले लिया मसले का, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया इस मसले का। लेकिन क्या बात है कि 2014 के बाद से इस तरह के संज्ञानों की संख्या जो है बहुत ही ज्यादा सीमित हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो जुडिशरी पर भी खड़ा हो ही रहा है। नहीं, देखिए, अब इसमें मैं फिर कहूंगी, लेट्स रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट कि अब जो सीजेआई आए हैं, उन्होंने कहा सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस निकालो, उनको बारी बारी से सुनते जाओ। ये भी केस दबा था, पड़ा रह जाता जब तक की सुनवाई नहीं शुरू हुई, और ऐसे शायद कितने मामले निकलेंगे। अभी आपने महाराष्ट्र की भी बात करी, उस पे ये है कितना कोर्ट्स के पास टाइम बचता है इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेने के लिए। ये भी तो बिल्कुल सही कहा कि कभी तो हम रात को भी कोर्ट लगा लेते हैं जब हमें लगता है, और कभी वो मामले दबे रहते हैं। मैं उन पे कोई ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ये सब सही है, बट हमें जो चाहिए हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करें, तो उसको एक डायरेक्शन देके करें, ये नहीं कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करें जी। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की सुनवाई हो रही है, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कितने इंपॉर्टेंट ये सारे इश्यूज हैं, कितनी हम जजेस की जरूरत है। हमारी हाई कोर्ट्स में कितने मामले दबे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ता है करप्शन के मामले जितने एमएलएज एमपीज के खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी टर्म खत्म हो जाती है, मामले वहीं के वहीं दबे रहते हैं। अब उसमें आप कहिए कि जजेस मिले हुए हैं, जजेस की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आई थिंक उससे ज्यादा हमारे पास ओवरबर्डन्ड जुडिशरी है। हम सब काम में इतने दबे हुए हैं कि क्या नीचे दब जाता है, क्या ऊपर रह जाता है, पता ही नहीं चलता। मीडिया कोई चीज हाइप क्रिएट कर देता है, पता ही नहीं। नूपुर के मामले में जो जहां से आपने शुरुआत करी थी, कोर्ट्स में रोज होता है, एक टिप्पणी आती है विद रिस्पेक्ट टू जितने फैक्ट सामने आए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि सारी कोर्ट्स में आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए, लेट इट बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक। आई थिंक जैसा होगा, शायद एक जजेस के लिए भी रिस्ट्रेन आएगा, यू कांट मेक लूज कमेंट्स। वो जजेस में, हर कोर्ट में, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। हम सब जितनी चीज पता लगती है हम उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। तो शायद उस रिएक्शन को हम ये ना कह लें कि यस कोर्ट ने कुछ कह दिया तो बस ये फैसला हो गया। उसके पास कितने तथ्य आएंगे। अभी भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हु कैन स्टैंड अप अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट को अगर हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, इफ दे आर एबल टू कन्विंस द कोर्ट कि भाई लेट्स ड्रॉ लाइन हियर, कॉन्स्टिट्यूशन ने लाइन ड्रॉ करी है, यू कैन वर्क अप टू हियर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हैव दीज राइट्स एंड द कोर्ट कन्विंस्ड, तो हम ये कहें कि उन्होंने टिप्पणी तो बहुत बड़ी कर दी, फैसला तो नहीं। अब दिस इज ऑल ओवर, इतने सारे एंगल्स कोर्ट को भी देखने होते हैं, और जो फैसले होते हैं वो बहुत वेल रीजन्ड फैसले आते हैं विद इन द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक हम ये भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोर्ट को लिबर्टी भी देनी चाहिए कि वो कमेंट भी कर सके। कमेंट करेंगे तो ही रिस्पॉन्सेज आएंगे, और उसी के बाद
जी, समय बहुत ही सीमित रह गया रीटा जी, तो जाते जाते मैं अजय शुक्ला से एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगी कि टीएन शेषन का बार बार जिक्र आ रहा है, तो टीएन शेषन को उस वक्त मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया भी था, लेकिन मौजूदा वक्त में जो राष्ट्रीय मीडिया है, अगर कोई चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ ऐसा डिसीजन या फिर कोई फैसला सुनाते हैं, तो इस मीडिया का आपको लगता है कि इस तरह की प्रमुखता मिल पाएगी उन्हें? देखिए, टीएन शेषन के समय में मीडिया उतना, यदि कहेंगे तो इतना विस्तार नहीं था। आज इतना विस्तार है कि वहां पर चीटी भी वो होती है तो भी दिखाने की स्थिति में और दिखाता है। लेकिन क्या टीएन शेषन जैसा एक सिंगल डिसीजन आप बता सकते हैं चुनाव आयोग का? आपने देखा, गुजरात का चुनाव घोषित करना था और हिमाचल का करना था। जब एक ही उसका रिजल्ट आपको घोषित करना था, तो चुनाव कराने में क्या था? क्योंकि प्रधानमंत्री को असुविधा हो रही थी। तो आप प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार तय करते हैं कि चुनाव कब होगा, और उस पर जो आप लॉजिक देते हैं, मतलब उस पर हंसी आती है किसी भी व्यक्ति को। और रही बात जो मैं संस्थाओं की बात कर रहा था, उसमें एक लाइन जोड़ दूं। आप देखिए, कैग की कितनी रिपोर्ट आती थी, क्या आज आती है? क्या उसके अलावा आप देखिए चुनाव आयोग जिस तरीके से उस दौर में एक्शन के मोड में दिखाई देता था, क्या आज दिखाई देता है? तो इन सब स्थितियों के कारण सवाल उन संस्थाओं से खुद खड़े हुए हैं, और उसी कारण स्थिति है। मैं आपको एक छोटा सा जिक्र करके खत्म आप करिएगा कि मैंने 2019 में एक जजमेंट पर लिखा था, मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, इंसाफ कीजिए, भगवान मत बनिए। ये मेरा एडिटोरियल था, और ये मैंने एडिटोरियल लिखा था जब उन्होंने एक आदिवासियों को लेकर के कहा था कि हाँ साहब, इनको जो है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि आदिवासी है, इनको निकाल बाहर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट, और अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के जो रिव्यू पिटीशन हुई, सारी चीज हुई। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने मेरे एडिटोरियल का उसमें जिक्र भी किया, जो वकील साहब थे। तो आप ये समझिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे चेंज भी किया। अच्छी बात है, अपनी गलती को सुधारा, लेकिन सरकार ने तो पूरी तरह से स्थितियां यही बना दी कि उठा के फेंक दीजिए आप। जी, ये स्थितियां हैं। जी, समय समाप्त हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अजय शुक्ला जी आपका भी, और रीटा कोहली जी आपका भी, कि इस बेहद ही गंभीर मसले पर आप दोनों ने ही अपनी जो बात रखी है, उससे हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी इस मसले पर मिल पाई होगी। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आपको आज की स्ट्रेट टॉक कैसी लगी, अपना बेशकीमती फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेज कर देना ना भूलें। आपके समर्थन से हमारी निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिलता है। आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे किसी विशेष मुद्दे और विशेष पैनल के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।